वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक और तैयारी कर रहे हैं यूपीएमएमएस परीक्षा की, जो आपको 9 नवंबर को होने जा रही है। और आप जान लीजिए कि 9 नवंबर की 3 घंटे की आपकी मेहनत और वर्षों की तपस्या और 9 नवंबर को 3 घंटे की मेहनत आपका 48,000 रुपए तय करने जा रहा है। 1,000 रुपए पर मंथ अगले 4 वर्षों के लिए अगर आपको इसका राशि गेन करना है, अभी 9 नवंबर के पहले तक दी जाना आपको लगा देना है। तो देखिए प्रश्नों का सीक्वेंस क्या आता है, क्या क्या हमारे आएंगे मानसिक अभिरुचि परीक्षा में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि रीजनिंग के 90 प्रश्न आएंगे, बार बार बताया जा रहा है। विज्ञान के 35 प्रश्न आएंगे, सामाजिक विज्ञान के 25 और गणित के 20 प्रश्न आएंगे। टोटल परीक्षा आपकी 180 नंबर में होनी है। ठीक है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, बशर्ते आपको अभ्यास बनाए रखना है। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम 35 अंक का जो आपका विज्ञान का टॉपिक है उस पर आपकी चर्चा होगी छोटी सी वीडियो में। आप लोग शुरू से आखिर तक वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। यूपी टेट की, सुपर टेट की, यूपी एनएमएस की, ये ऐसी क्वेश्चन है जो सारी चीजों को अपने आप में समेटे हुए हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू कर देते हैं बच्चों। एकदम देखो स्क्रीन पे आ रहा है, ये बराबर बढ़िया दिख रहा है क्यों? चलिए अब स्पष्ट हुआ एकदम। चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट। फ्रिज एसी के बढ़ते प्रयोग से वायुमंडल में ओजोन परत का निरंतर क्षरण निम्न में से किसके कारण हो रहा है? हमारी जो वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन परत है वो प्रकाश से आने वाली परावैंगनिक किरणों को, जो हानिकारक किरणें आती हैं, उनको वो रोकने का काम करती है। ठीक है, तो कौन सा जो है एसी और फ्रिज के बढ़ते प्रयोग से वायुमंडल में ओजोन परत का निरंतर क्षरण, यानी लगातार उसमें टूट रही ओजोन की परत, उसमें छेद हो रहा है, किसके कारण होता है? बच्चों ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ब्रोमाइड भी है। ठीक है, तो ये क्यों नुकसान करती है? जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रोमाइड ये समताप मंडल में गैसें जाती है, कहा जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में पहुंचने पर ये इसका आयनीकरण हो जाता है, ये क्लोरीन आयनों में और ब्रोमीन आयनों में टूट जाती हैं। और क्लोरीन और ब्रोमीन आयन समताप मंडल में जब टूटते हैं तो वो ओजोन गैस से ओजोन की परत है उससे अभिक्रिया करते हैं और ओजोन को नष्ट करते हैं। तो आपका यही रहेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर ब्रोमीन गैस दे दे तब भी सही रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। चलिए ठीक है। और छुई मुई पौधों में संवेदनशीलता की खोज किसने की थी? छुई मुई देखे होंगे आप लोग, छूने पर क्या होता है? उड़ जाती है। लौकी का पौधा आप देखे हैं, उसमें भी संवेदनशीलता होती है, उसमें डेंड्राइट निकलते हैं जो जिसके सहारे वो ऐसे ऐसे लिपट करके चढ़ते हैं, वो संवेदी अंग होते हैं। क्लियर होगा? छुई मुई संवेदनशीलता की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बसु ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। उन्होंने पाया कि एक काउपाक्स होता था, वो जिसको एक बार खो जाता है फिर उसको दोबारा नहीं होता है। इसका मतलब उसके अंदर में उस वायरस का एंटीवायरस डेवलप हो जाता है। इसी को आधार मान करके एडवर्ड जेनर साहब ने, किसने? एडवर्ड जेनर साहब ने ये चेचक के टीके की खोज 1796 में ईस्वी की। कब की थी बच्चों? चेचक के टीके की खोज कब हुई थी? 1796 में हुई थी। ठीक है, पांचवा देखिए, हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? आगे बढ़ते हैं इसको हम। हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? गेहूं। किस फसल उत्पादन हुई? गेहूं। और प्लस इसमें कर सकते हैं धान यानी चावल। ठीक है, अगर मान लीजिए आंसर में गेहूं नहीं दिया गया है,
अगर चावल दिया गया है कि उस जगह हम चावल वाले को भी सही कर देंगे। ठीक है, तो हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? वो क्या है? गेहूं चावल। क्या है? गेहूं चावल। तो आपको दिमाग में रखना है गेहूं भी है और चावल। गेहूं भी है और चावल भी है। इस क्रांति का प्रभाव दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों पे, पश्चिम और उत्तरी भारत के क्षेत्रों पे इसका ज्यादा असर हुआ है। ठीक है, छठा नंबर देखिए, रेशम कीट अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में रेशम का उत्पादन करता है? प्यूपा अवस्था। ठीक है, लार्वा अवस्था में वो क्या करता है? अधिक से अधिक शहतूत की पत्ती को खाता है। अपने आकार को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शहतूत की पत्ती को वो खा लेता है। किस अवस्था में? लार्वा अवस्था में। जब वो प्यूपा अवस्था में जाता है तो रेशम जो प्रोटीन बनता है उसका वो अपने चारों तरफ लपेटता है, तो प्यूपा बनता है। तो रेशम कीट अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में रेशम का उत्पादन करता है? प्यूपा। लार्वा में खाता है, प्यूपा में उत्पादन करता है। ठीक है, सातवां नंबर देखिए, निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है, यानी रासायनिक रेशा कौन सा है? कपास ये डायरेक्ट पौधे से प्राप्त होता है, लिनन पौधे से प्राप्त होता है, सिल्क प्राप्त होता है, ये प्राकृतिक रेशे हैं। कौन संश्लेषित रासायनिक रेशा है? ये रेयान पूर्ण रूप से संश्लेषित नहीं है, ये अर्ध संश्लेषित होता है। ये पौधों पेड़ के गूदों से केमिकल रिएक्शन द्वारा ये बनाया जाता है, इसलिए इसको पौधे का भाग भी शामिल रहता है, इसलिए इसको अर्ध संश्लेषित रेशा कहते हैं। ये पूर्ण रूप से ना प्राकृतिक है और पूर्ण रूप से ना ही रासायनिक है। कैसा है? आधा प्राकृतिक है, आधा रासायनिक। ठीक है, और सारे रेशे कोयला पानी से बनते हैं, है ना, लेकिन ये रेशा पेड़ के गूदे से रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है, रेयान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? ये प्राकृतिक पदार्थ है। सेलुलोज आप नाम सुने हैं? देखिए, जब आपको कोशिका पढ़ाया जा रहा होगा, साइंस में मैंने पढ़ाया होगा आपको सेल्स के बारे में, पौधे और जंतु की कोशिका में यही बेसिक अंतर होता है कि पौधों की कोशिकाओं का बाहरी आवरण जो होता है, कोशिका भित्ति जो होती है, सेलवाल जो होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं बनी। एक चीज और आपको बताया गया होगा कि मनुष्य के अवशेषी अंग, जैसे यहाँ पर आंख की पेशियां हैं, यहाँ पे जैसे मछली से पूरी आंख ढक लेती थी, ठीक है, तो आपके यहाँ अवशेष में रह गया है, वो देखिए मांस टुकड़ा लगा है यहाँ पे। और कर्ण पल्लव की पेशियां, जैसे कुत्ते उत्ते अपना कान हिलाते हैं, पशु अपना कान हिलाते हैं, वैसे हम लोग भी अपना कान कभी हिलाते रहे होंगे, लेकिन वो अब अवशेष रह गया है। अपना कान हम ऐसे नहीं हिला पाते हैं, हाथ पकड़ के हिलाना पड़ता है, अपने आप कान नहीं हिला पाते ना, क्योंकि कर्ण पल्लव की पेशियां अवशेषी अंग है। इसी प्रकार हमारे आंत में सेलुलोज के पाचन के लिए एक आंत में एक संरचना पाई जाती है, ठीक है, वो उसे क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। वो जो संरचना है वो अनयूज हो गई है, अवशेषी हो गई है, अपेंडिक्स, ठीक है। वो क्या करती है, उसी में सूजन आ जाती है, पक जाती है तो खतरनाक हो जाती है, तो लोग डॉक्टर लोग उसको चीर करके, पेट फाड़ करके अपेंडिक्स को निकाल देते हैं, उसका ऑपरेशन कर देते हैं। तो अपेंडिक्स क्या काम करती है? सेलुलोज का पाचन। आगे बढ़े तो सेलुलोज हो गया। स्टार्च, स्टार्च भी प्राकृतिक चीज है। स्टार्च देखे हैं, चावल को पकाए हैं, चावल में स्टार्च ज्यादा होता है। चावल की मार देखे हैं, चावल को भगोने में, बटुली में, भगोने में, भदेली में, किसी चीज में उबालिए, कुकर में नहीं, तो आप देखेंगे कि उसमें गुज्जा छाटता है जैसे, और लफसा पदार्थ निकलता है, वही मार कहलाता है, स्टार्च वही होता है। आलू में भी स्टार्च पाया जाता है। ये क्या है? प्राकृतिक है, ठीक है। रेयान और कपास प्राकृतिक है, रुई से बनता है। रेयान क्या है? ये प्राकृतिक नहीं है। आपको बताया गया रेयान क्या है, ऊपर के क्वेश्चन में है। रेयान एक संश्लेषित धागा है, ठीक है, जो अर्ध प्राकृतिक होता है, अर्ध संश्लेषित होता है। आगे बढ़े, 9वां नंबर देखिए।
रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचार के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सही है? रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन के लिए उसमें जैव पदार्थ में रह जाते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। देखिए क्या है इसमें, ए और बी, ठीक है, ए और क्लियर हो गया, यानी कि सही चीज है ये। जब मिट्टी खराब हो जाती है लगातार प्रयोग करने से, उसमें उर्वरक रासायनिक उर्वरक मिलाने से जब वो गड़बड़ा जाता है उसका बैलेंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए इसी पेज का क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, बढ़िया से देखो, हाँ। यहाँ फोकस करिए। 10वां क्वेश्चन आपका क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन आप देखिए। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निवृत्ति से क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, ये तो विलेयता जानते क्या होता है? विलय, विलयन, विलेय, विलायक। किसी पदार्थ को जिस चीज में घोलते हैं वो होता है विलायक, और जो पदार्थ घोला जाता है वो होता है विलेय, और जो घुल करके तैयार होता है वो होता है विलयन। जैसे हम चीनी का शरबत बनाते हैं तो पानी में चीनी मिलाते हैं, है? पानी में चीनी मिलाते हैं, तो पानी में मिलाते हैं, तो पानी क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक। और चीनी क्या है? विलेय। तो पानी में चीनी डालते हैं, चीनी घुल जाती है। एक चीज और जान लो, जैसे अगर 1 लीटर पानी है उसमें हम 200 ग्राम चीनी डाल देते हैं और घोल देते हैं, क्या पानी का आयतन बढ़ जाएगा? वजन तो बढ़ेगा लेकिन उसका आयतन घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि चीनी के अणु जो हैं विलय होकर पानी के अणुओं के बीच में सेट हो जाएंगे। इसलिए 1 लीटर से पानी 1.25 लीटर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, जब इसको आप देखेंगे कि पानी में चीनी मिलाते जाएंगे, शुरू में बहुत तेजी से गलेगी, फिर डालेंगे तो धीमा गलेगा, फिर डालेंगे धीमा गलेगा। एक स्थिति ऐसी आपको बनेगी जब उसमें चीनी गलेगी ही नहीं। फिर क्या करेंगे? गरम करेंगे। जब गरम करेंगे तो फिर चीनी उसमें थोड़ा बहुत घुलना प्रारंभ हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? अब गरम करने पर यही पूछ रहा है, तो विलेयता यानी घोलने की क्षमता, जब विलायक को गरम करते हैं तो उसमें विलेय पदार्थ को घोलने की क्षमता घटती है कि बढ़ती है कि स्थिर रहती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इसको ऐसे आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये इसमें यहां तक आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है डियर फ्रेंड? पानी भरा हुआ है। ठीक, जब इसमें हम चीनी डालते हैं, जब इसमें क्या करते हैं तो चीनी के, अब पानी का लेवल यही है ना, इसके ऊपर पानी नहीं बढ़ेगा। एक बार चीनी झम से डालेंगे तो थोड़ा बहुत पानी ऊपर आएगा, लेकिन जब उसको मिला देंगे तो चीनी का अणु जो है इकट्ठा होता है, इसे इसे इकट्ठा होगा। ये क्या होगा? इसी पानी के अणुओं के बीच में जाकर के सेट हो जाएगा। पानी के अणुओं के बीच में क्या हो जाएगा? ये घोलते 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 जब पानी के अणुओं के बीच जगह नहीं बचेगी तो चीनी घुलना बंद हो जाएगी। लेकिन जब इसको हम क्या करेंगे? गरम करेंगे। क्या करेंगे? तो ये जो चीनी के अणु हैं, पानी के अणु, तो वो क्या हो जाएगा? इसको ऐसे देखिए, ये जो पानी के अणु होंगे, ठीक, अब देखिए समझ लीजिए, इसके अणु के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। पानी के अणु और दूर दूर हो जाएंगे। गर्म करने पर पानी के अणु दूर दूर हो जाएंगे, तो उनके बीच में अंतरा अणु स्थान, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, साइंस में आप पढ़े होंगे, क्या कहते हैं उसको? इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस।
अंतरा आणविक स्थान वो बढ़ जाता है। ठीक है, अंतरा अणु स्थान बढ़ जाता है तो उसके बीच में पानी के अणुओं के बीच में गैपिंग हो जाती है, जिसमें और चीनी के अणु सेट हो सकते हैं। इसीलिए किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी, पूरी मैकेनिज्म समझ में आई? हाँ, एक चीज होता है गैसों के मामले में। किस मामले में? गैसों के मामले में गर्म करने पर उल्टा होता है, उसकी विलेयता घट जाती है, क्योंकि गैस के अणुवास बनकर भाग जाते हैं। गैस के अणुवास बनकर भाग जाते हैं। तो गैसों में उल्टा होता है, दिमाग में रख लीजिए। गैसीय विलयन में गर्म करने पर उसकी विलेयता घट जाती है। गैसीय विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता घट जाती है और अन्य विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता। बात क्लियर हो गई ना? याद करने की चीज तो है नहीं, समझने की चीज है। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, हरित क्रांति का भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? अभी आपको बताया गया था उत्तर पश्चिमी भारत में ज्यादा प्रभाव पड़ा, दक्षिण में केरल तमिलनाडु में ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो इसका जो दक्षिण में दिया नहीं गया है, इसका मतलब उत्तर पश्चिमी हमारा ये। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। नो, जिज्ञासा। वैज्ञानिक विधि के कितने चरण हैं? 7 चरण मुख्य माने जाते हैं। कितने चरण हैं? 7। कितने चरण हैं? 7। पहला चरण क्या है? अवलोकन। नोट करते रहिए। दूसरा चरण क्या है? प्रश्न पूछना। और तीसरा क्या है? परिकल्पना, हाइपोथेसिस। चौथा चरण क्या है? प्रयोगीकरण, एक्सपेरिमेंट। प्रयोगीकरण या प्रयोग करना। और 5वां चरण आ गया बच्चों, विश्लेषण, एनालिसिस करना। विश्लेषण। 6वां चरण क्या है? सिद्धांत की रचना करना। ठीक है, तो इसमें कौन सा बना आपका? ये वैज्ञानिक विधि के जो है 6 चरण है। वैसे 5 चरण, लेकिन इसमें बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति समांगी है? किसकी प्रकृति समांगी है? यानी कि पूरे में समान न होगी, कहीं घटा बढ़ा चीज डिसबैलेंस नहीं होगा। तो बर्फ, लकड़ी, मिट्टी, वायु। ठीक है, तो मिट्टी में कहीं काली मिट्टी, कहीं दोमट मिट्टी, है ना। अभी मिट्टी आप खेत से भर लाइए तो नीचे मिट्टी है, उसमें उर्वरक ह्यूमस कम होगा और ऊपर ज्यादा ह्यूमस होगा, भी समांगी हो गई। समांगी मतलब समान अंग में हो। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? बर्फ, क्योंकि पानी से बनती है, पानी समांगी। पानी सीधे बर्फ बन गई। बर्फ को पिघलाएंगे पूरा पानी ही मिलेगा, चाहे 1 चम्मच पानी ले, कटोरा पानी ले, H2O बराबर रहेगा। दूसरा है वायु। वायु में मिश्रण इसका समांगी माना जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे जैसे नॉर्मल वायु लोग है, नहीं यहाँ धुआं सुलगा दो, यहाँ की वायु ले लो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और 10 कदम दूर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में कम होगी। समान वायु की बात हो रही है। ठीक है, वायु में संगठन सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। कितना %? 78। इसके बाद किस गैस का नंबर आता है? ऑक्सीजन। कितना % ऑक्सीजन होता है? 21%। बचा कितना? 1%। 1% में क्या होता है? अन्य सभी गैसें, निष्क्रिय गैसों सहित अन्य सारी गैसें होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी में होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ए और बी, तो देखिए ए और बी गलत, बी और डी गलत, ए और डी यही सही है आपका। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से यौगिक नहीं है। जब दो पदार्थों के मिलन से एक अणु का निर्माण होता है, एक पदार्थ का निर्माण होता है, वही कहलाता है यौगिक, जिसमें दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल के बने। तो देखिए चीनी
यौगिक है। खाने का नमक NaCl, सोडियम भी है और क्लोरीन भी है, यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैल्शियम कार्बोनेट का अवयव होता है, कैल्शियम होता है और सारी चीजें होती हैं, तो ये उनको क्यों देख रही है, उनका नाम कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जो वाल पुट्टी होती है भी एक प्रकार का वही चीज है। और आपने देखा होगा जब हाथ वाथ टूटता है कहते प्लास्टर बनाया जाओ, तो वही है प्लास्टर, उसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। वो कई पदार्थों का अवयव होता है। हीरा विशुद्ध कार्बन होता है, सी केवल होता है। हीरा क्या होता है? केवल कार्बन होता है, तो यह यौगिक नहीं है। गैसों की सर्वाधिक विलायक जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ घट क्या होती है? अब वही चीज, गैस घटेगी ताप बढ़ाने पर और अन्य विलायक में ताप विलेयता बढ़ेगी। इसमें क्या होगा? गैसों की सार्वत्रिक विलायक जल में, जल को क्या कहा था? सार्वत्रिक विलायक, यानी जल जो है अधिक से अधिक चीजों को अपने अंदर में घूल लेता है, इसीलिए जल को कहते हैं सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्यूट, ठीक है। तो गैसों की सर्वाधिक विलायक जल में ताप वृद्धि से विलेयता क्या होती है? कम होता है। बात समझ आ रही है? ये आसन आपका सही है। 16 नंबर देखिए, सिंचाई के परंपरागत साधन है ढेकुली राहत दोनों, है ना। पहले अब तो कम चल रहा है ना, अब टिम्पुल है, दाब दिन बटन झींगी मुंगी 4 इंच के पाइप 5 इंच के पाइप झमझम झमझम गिरत बस रात भर वाले 1 बीघा लाख गले बीघा भर के खेत, और ना ही ढकुलिए के उबाह कराए उसे, ढकुली चलती थी, राहट चलती थी कुएं से पानी निकालने के लिए, और इसके बाद ढोगला चलता था, बहुत सी सारी चीजें थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर देखिए, खाना बनाने वाली गैस जिसे संक्षिप्त रूप में LPG कहते हैं, मुख्य अवयव क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन, पहला और दूसरा दोनों होता, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों। तो विकल्प आपका रहेगा चौथा। ओके, जो आप घर में खाना बनाते हैं उसमें 2 गैस रहती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। भारत का प्रथम शैक्षणिक उपग्रह इनमें से क्या है? शैक्षणिक एजुकेशन से बना है, ध्यान रख लो, एजुकेशन एजू शैक्षिक उपग्रह, ठीक है। EDU एजू, यस, ठीक। तो एजू जुड़ गया मतलब एजुकेशन शैक्षिक उपग्रह है। बात समझ में आ गई? हाँ, इसको ऐसे रटो नहीं, ऐसे दिमाग में सेट कर लो। 19 नंबर, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक क्रिया में, डाल्टन का परमाणु मॉडल आप पढ़े होंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप पढ़े होंगे, है ना। तो परमाणु होता है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता, वो किसी अन्य परमाणु या अपने परमाणु से जुड़ जाता है और अणु बना लेता है, मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है। 20 नंबर, बाखरवाल, नाली और पटनायक क्या है? भेड़ों की किस्में है। क्या है? भेड़ों की वैरायटी है, ठीक। कौन नंबर था ये आपका? 20। चलिए आते हैं बात क्वेश्चन नंबर 21 पर। बढ़िया दिख रहा है? 21 नंबर देखिए, जूट के रेशे को देखो, रेशा यहाँ क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब जो आपके कक्षा 8 में है कि नहीं है, जूट का रेशा बनाना, रेशम के धागे बनाना, प्यूपा बनाना, प्यूपा जो होता है रेशम कीट पालन होता है, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, मत्स्य पालन, ये लिखवाया गया आपको ना? लिखवा नहीं लिखवाया गया है ना। जैसे सन का उत्पादन, पटसन, आलू पेटुआ बताया गया था ना कि पेटुआ को पानी में भिगो देते हैं, कुछ दिन बाद उसमें सड़ता है, गलता है, रेशा निकालते हैं, ये सब सारी चीजें प्रश्न पूछा जा सकता है आपके सिलेबस में। चलिए, जूट के रेशे को पानी में भिगोकर ढीला करने को क्या कहते हैं? जूट के रेशे को पानी में भिगोकर ढीला करने को क्या कहते हैं? रेटिंग कहते हैं।
क्या कहते हैं? रेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? और रीडिंग क्या होता है? जब हम कोकून से रेशम प्राप्त करते हैं उसको रीडिंग कहते हैं। 22 नंबर देखिए, नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में अच्छी भेड़ के चयन की प्रक्रिया कहलाती है वर्णात्मक प्रजनन। दोनों की चीजें ठीक। सामान्य प्रजनन माने उसमें नस्ल की कोई बात नहीं होती है। 23 नंबर देखिए, भेड़ के बालों से चिकनाई, धूल और गर्द निकालने को क्या कहते हैं? अभिमार्जन। अभिमार्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिमार्जन। अभिमार्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखिए आप, भेड़ के बालों को ऊन के धागों के रूप में बदलना क्या कहलाता है? उनका संसाधन। 25 नंबर देखिए, रेशम कीटों का पालन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? ध्यान दो। मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर नहीं होता है। पीसीकल्चर क्या होता है? पीसीकल्चर मछली जल की रानी है, मत्स्य पालन, ठीक है, फिश का होता है। तो सेरीकल्चर रेशम, एपीकल्चर और पीसीकल्चर मछली पालन। 16 नंबर, कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेडिंग अभी ऊपर बताए थे, है ना। 27 नंबर, रेशम कीट के जीवन चक्र में कौन सर्वाधिक भोजन करता है? लार्वा। हम बताए थे लार्वा भोजन करता है और कोकून रेशम देता है। तो लार्वा खाता है, कोकून देता है, ठीक है। लार्वा सबसे अधिक भोजन करता है। 28 नंबर, रेशम कीट का पालन मुख्यतः होता है शहतूत की पत्तियों पर। शहतूत की पत्तियों पे। कुछ विशेष प्रकार के रेशम कीट होते हैं जो अरंडी की पत्ती भी खाते हैं। अरंडी जानते हो क्या होता है? अरंडी नहीं जानते हो? रेडी पेड़ जानते हो? रेडी पेड़ जो इसे लड़ावा जाता रहा बचपन में, बहुत पेड़ आसपास होगा ना। रेडी पेड़, पपीता का पाती होती है, अब जान गए ना, उसी को अरंडी कहते हैं। उसका तेल यूज होता है जब किसी का पेट वो नहीं साफ रहता है, तो डॉक्टर लोग उसी के तेल से बनी दवाई पिला देते हैं, पेट एकदम। चलिए 28 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 29 नंबर देखते हैं हम। 29 नंबर देखिए, फ्लैक्स, अलसी या तीसी के पौधे का क्या होता है? बीज होता है। अलसी का बीज, अलसी जानते हो ना, बुकनी उकनी बनाई जाती है। अलसी का तेल भी होता है, बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। 30 नंबर, रेशम का धागा मुख्यतः किस प्रोटीन का होता है? हाइड्रोमीन प्रोटीन। इसमें एक गोंद समान संरचना के साथ में एक अन्य प्रोटीन भी पाई जाती है, लेकिन मुख्य प्रोटीन होता है हाइड्रोमीन, ठीक है। 31 नंबर, शहतूत की पत्तियां किस रेशम कीट का पालन करती हैं? तरस रेशम कीट, मूसा रेशम कीट। आगे देखते हैं इसका क्या ऑप्शन है। ये होगा आपका बॉम्बेक्स मोरोकीट, जो बॉम्बेक्स, ठीक है। रेशम कीट का जो पालन होता है शहतूत की पत्ती पर, वो कौन सी प्रजाति होती है? बॉम्बेक्स होती है। कौन सी प्रजाति होती है? बॉम्बेक्स होती है। कौन सी प्रजाति होती है? बॉम्बेक्स होती है, ओके। 32 नंबर, 35 क्वेश्चन का सीरीज था, 35 क्वेश्चन होगा आपका। बुनाई वेविंग से पहले ऊन के रेशों को सीधा करके और गांठों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है। अगला 33 नंबर, भेड़ के शरीर से ऊन उतारने की प्रक्रिया कतरन कहलाती है। बलवता कतरन दिया है ना, ये क्या कहलाती है? रीडिंग क्या होती है? बार बार शब्द आ रहा है, कंफ्यूज मत रहना। रेशम कीट जब प्यूपा से हम लोग निकालते हैं, वो धागा बनाते हैं रेशम का, रेशम प्राप्त करते हैं, उसे रीडिंग कहते हैं।
देखिए 34 नंबर, भारत का पहला मंगलयान मिशन MOM किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2014। कब लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? 2014 नो, 5 नवंबर 2013। 13 5 नवंबर 5 नवंबर, बस 2000 जल्दी आने वाला है। 2013 मंगलयान मिशन 5 नवंबर को, आपकी परीक्षा से 3-4 दिन पहले, 5 नवंबर, ठीक है, दूसरा सही है। 35 नंबर देख लेते हैं हम खाटा से। नंबर देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया? समांगी मिश्रण, ठीक है, वायु है। चावल में कंकड़, ये नहीं है समांगी मिश्रण। इसरो का मुख्यालय, वायु का मान, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, बहुत सारे आगे प्रश्न हैं, इनको अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। बस इस क्लास में केवल 35 क्वेश्चन, आप आगे इस अभ्यास को बनाए रखिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, लोग तैयारी करें। और मैं एक बात पुनः आप लोगों से कहना चाहूंगा, 9 तारीख की परीक्षा में से आज एक दिन और खसक रहा है, एक दिन और निकल गया है, ठीक है। इसलिए आप लोग एकदम शिद्दत से तैयारी करो, है ना। एक किसी मशहूर शायर ने कहा था कि आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की। क्या कहा था? आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की, कल क्या पता रोशन तुम्ही से सारा जहां। अगर बाबा साहब मेहनत से नहीं पढ़े होते, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब मेहनत से नहीं पढ़े होते, क्या वो महामानव बन पाते? क्या भारत जैसे विशाल संविधान की रचना कर पाते? नहीं कर पाते। एक अकेले व्यक्ति ने पूरी भारतवर्ष की दिशा और दशा बदल, ठीक है। तो क्या पता कि इसमें से कौन वैज्ञानिक बन जाए, कौन आज जो इसरो आप पढ़ रहे हो वैज्ञानिक बन जाए, कौन इसरो का हेड बन जाए, कौन परमाणु वैज्ञानिक बन जाए, कौन देश का जो इस समय आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी आप लोगों में से बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। तो उन्होंने सही कहा था कि आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की, कल क्या पता तुम्ही से रोशन सारा जहां। चलिए, इस क्लास को ऑफ किया जाता है। आप लोग मेहनत करिए, तैयारी करिए बढ़िया से और जुटे रहिए। ओके, थैंक यू।